हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष शर्मा हमारे और आपके इस प्यारे से चैनल EMCIQ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आपका पेपर सेकंड अच्छा गया होगा। आज हम बात करने वाले हैं पेपर थर्ड की। तो पेपर थर्ड हमारा कौन सा है? पेपर नंबर थर्ड है हमारा ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। क्या है हमारा पेपर नंबर थर्ड? ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स, ठीक है ना, यानी इष्टतमकारी प्रविधियाँ। ये हमारा है पेपर नंबर थर्ड। इसमें भी होगी हुई तीन यूनिट है, ठीक है। तो अब हमको कौन सी यूनिट करनी है? तो देखो, इसमें जो 3 यूनिट है आपके पास, मैं आपको बुक में बताता हूँ इसका कंसेप्ट। इसमें आपके पास 3 यूनिट है, जिसमें आपके पास पार्ट 1 है और पार्ट 2 है, ठीक है। तो इसमें जो हमने पिछले वाले पेपर जो एनालाइज किए, उसके अनुसार यदि हम इस पार्ट 2 के तीनों चैप्टर कर लेते हैं, चैप्टर नंबर फर्स्ट, चैप्टर नंबर सेकंड और चैप्टर नंबर थर्ड, तो हमारी यूनिट नंबर कौन सी कंप्लीट हो जाएगी? थर्ड। कौन सी यूनिट हमारी कंप्लीट हो जाएगी? यूनिट नंबर थर्ड। तो हमारे बड़े क्वेश्चन कंप्लीट इन तीनों चैप्टर से अथवा में भी आ जाएंगे और हमारा बड़े दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। और जब हम पुराने पेपर एनालाइज करते हैं 3-4 सालों के, तो उससे ये पता चलता है कि यदि हम तीनों चैप्टर पढ़ लेते हैं तो हमारे पुराने बड़े 2 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो कितने क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं हमारे? कि जो स्टार्टिंग की जो पार्ट 1 के जो क्वेश्चन आते हैं हमारे पास, उसके भी 2 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो रहे हैं। पार्ट बी के भी हमारे कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं? 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं। और पार्ट सी यानी जो बड़े क्वेश्चन हैं, उनमें से भी हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं, मिला अथवा वाले को मिला के। लेकिन जैसा हमारा आज का पेपर आया, पेपर नंबर सेकंड, जो पेपर नंबर सेकंड हुआ हमारा, उसमें उसमें भी ये हमने प्रेडिक्शन की थी कि हमारे दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन आए सॉरी आया तो उसी चैप्टर से था, लेकिन हमने वो टॉपिक या वो क्वेश्चन हमने पढ़ा नहीं था, ठीक है ना। बाकी आया तो उसी चैप्टर से था, इसलिए हमको जो भी चैप्टर पढ़ना है वो कंप्लीट पढ़ना है, एक भी चीज़ हमको उसकी छोड़नी नहीं है, ठीक है ना। तो हमारे कोई दिक्कत नहीं आएगी। पार्ट बी के में भी इसमें 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे और पूरे चांस है यदि अच्छा पेपर आया तो। और पार्ट ए में भी 2 क्वेश्चन इसमें से कंप्लीट हो जाएंगे हमारे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों, और बहुत अच्छे चैप्टर है वो, प्लस ईजी चैप्टर है, इसलिए हम इन तीनों चैप्टर्स को पढ़ेंगे, ठीक है ना। तीनों चैप्टर कौन सी यूनिट के हैं? यूनिट थर्ड। आई चीज़ समझ में? तो हम इन तीनों चैप्टर्स को पढ़ेंगे। तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो इस बुक का पार्ट सेकेंड का चैप्टर नंबर फर्स्ट। कौन सा चैप्टर है? नियतन समस्याएं या असाइनमेंट प्रॉब्लम्स। अब देखो, इस बुक की ख़ास बात क्या है? इस बुक की ख़ास बात यह है कि इसमें आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ना, उतना आपको फ़ायदा मिलेगा। भले मैं कितना अच्छा पढ़ा दूँ या कितना भी पढ़ा दूँ, लेकिन आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उसका आपको फ़ायदा मिलेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो आप उस क्वेश्चन को जितनी बार करोगे या जितना अच्छा समझ के करोगे, वो उसमें आपका फ़ायदा है, ठीक है। तो इसमें मैं कुछ एग्जांपल, जैसे इस वाले चैप्टर में आपके टोटल मिला के 7 एग्जांपल है, तो उसमें से मैं आपको 3 एग्जांपल या 4 एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और जो बाकी एग्जांपल है उनके डायरेक्ट मैं आपको हिंट दूंगा, तो आपको खुद के बलबूते पे करना है। कहीं समस्या आवे तो आप PDF देख सकते हो, मैं आपको PDF अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसका चैप्टर का नियतन समस्या नाम है, तो इसका क्या मतलब है, प्लस इसमें हमको क्या करना है, ठीक है। देखो, हमारा टॉपिक क्या है? नियतन समस्याएं यानी असाइनमेंट प्रॉब्लम्स। इसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन भी पूछी जाती है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन है कि वह समस्या, एक तरह की ये किस टाइप की प्रॉब्लम है? वह समस्या जिसमें क्या होता है कि जैसे अपने पास टोटल कार्य है, मतलब टोटल वर्क अपने पास है, m वर्क है अपने पास, टोटल काम कितने अपने पास? m कार्य है। तो m ही कार्य को करने के लिए अपने पास जो व्यक्ति है वो भी कितने हैं अपने पास? m ही व्यक्ति है। कि अपने पास माना कि 5 काम है करने के लिए, तो अपने पास व्यक्ति भी कितनी है उन कामों को करने के लिए? 5 ही व्यक्ति है, ठीक है। तो एक चीज़ हमने क्या है, यदि अपने पास 5 काम करने के लिए है, तो अपने पास व्यक्ति भी कितने हैं? 5 है। तो हमको इसमें क्या करना है कि इसकी डेफिनेशन सुनना है एक बार आप, कि वह समस्या है जिसमें विभिन्न कार्यों को करने के लिए, विभिन्न कार्य कौन से? जैसे ये कार्य मैंने m या 5, कि वह समस्या है जिसमें विभिन्न कार्यों को करने के लिए उतने ही व्यक्तियों द्वारा, उतने मतलब 5 कार्यों को करना है तो 5 ही व्यक्तियों द्वारा,
न्यूनतम लागत और अधिकतम लाभ पर कार्यों को संपन्न किया जावे तो क्या कहलाती है? नियतन समस्या। कि एक सीधी सी बात है कि जैसे 5 काम है और 5 ही हमारे पास व्यक्ति है, तो अब जैसे ये 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5, ये 5 काम है और ये 5 ही व्यक्ति है। तो ज़रूरी नहीं है कि अब इस व्यक्ति को कौन सा काम करने को दिया जाए जो इसको सबसे अच्छा आता है। आई चीज़ समझ में कि एक व्यक्ति पढ़ाने में अच्छा है, एक व्यक्ति क्या करता है कि एक व्यक्ति कोई और काम है, जैसे एक कपड़े सिलने में अच्छा है, कोई एक व्यक्ति है जो बिजनेस करने में अच्छा है। तीनों का काम अलग अलग है, मतलब तीनों अलग अलग चीज़ में एक्सपर्ट है। तो अब इसको मतलब जो पढ़ाने वाला है उसको यदि अपन कपड़े सिलने का काम दे देंगे तो वो उसको अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो इससे हमारी क्या आएगी? लागत आएगी। जो लागत आएगी वो भी क्या आएगी? हमारी अधिकतम। और हमारा जो लाभ होगा वो क्या आएगा? न्यूनतम, क्योंकि वो काम को अच्छे से करेगा ही नहीं, तो लाभ क्या हो जाएगा? न्यूनतम। लेकिन हमको क्या करना है? लागत जितनी कम से कम हो उसके लागत हमको कम से कम लानी है। कि लागत को हमको क्या करना है? न्यूनतम करना है। मतलब उस काम को कराने के लिए जो खर्चा आ रहा है जो भी है, जैसे पढ़ाना है तो उसके लिए बोर्ड वोर्ड ये चीज़ें, इस लागत को जितना कम किया जा सके वो करना है हमको। और जो लाभ है उसको हमको क्या करना है? अधिकतम करना है। और अधिकतम लाभ कैसे होगा? जो आदमी जिस फील्ड में एक्सपर्ट है उस फील्ड का ही उससे काम दिया जाएगा तो वो अच्छे से जैसे कोई पढ़ाने में एक्सपर्ट है तो वो क्या अपना क्या ज़्यादा से ज़्यादा उसको टीचिंग वाला फील्ड दिया जाएगा तो वो अच्छा पढ़ाएगा बच्चों की, तो ज़्यादा स्टूडेंट्स आएंगे, ज़्यादा स्टूडेंट्स का एडमिशन होगा तो ज़्यादा फीस आएगी। कुल मिला के कैसे भी समझो आप, ठीक है ना? ये चीज़ें हैं। आगे चीज़ समझ में। तो हमको क्या करना है? नियतन समस्याएं के माध्यम से। नियतन समस्याएं कैसे समस्याएं होती है कि अपने पास माना कि कोई कितने भी कि वह समस्या है जिसमें विभिन्न कार्यों को करने के लिए विभिन्न व्यक्ति उपस्थित होते हैं और उनके द्वारा न्यूनतम लागत तथा अधिकतम लाभ पर कार्यों को संपन्न किया जाता है, वही समस्या क्या कहलाती है? हमारी नियतन समस्या कहलाती है। आई चीज़ समझ में। तो अपन को इस चैप्टर में करना क्या है? हमको कुछ कार्य दे देंगे और उतने ही हमको क्या दे देंगे? व्यक्ति दे देंगे। बस हमको क्या और उनकी क्षमता बता देंगे कि ये व्यक्ति ये कर सकता है या इतना इतना कर सकता है। हमको या तो क्या फाइंड करना रहेगा कि अधिकतम ये न्यूनतम लागत फाइंड करनी रहेगी कि कौन से व्यक्ति को कौन सा कार्य दिया जावे कि लागत है जो क्या आवे? न्यूनतम आवे। ये ऐसा हमको करना था करे। तो ये तो हमारी सिंपल डेफिनेशन है जो आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। और इसमें हम जो सारी चीज़ें करते हैं वो किसके माध्यम से करते हैं? मैट्रिक्स के माध्यम से। कैसे होगी वो हम बात करते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक आपको डेफिनेशन समझ में आए? ठीक है, डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है, ठीक है। तो अभी हमने एक एग्जांपल लिया है उसको मैं आपको मैट्रिक्स में बता देता हूँ। तो अब यहाँ पे लागत मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं कि अपन को न्यूनतम लागत मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी ना। तो लागत मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं? देखो, लागत मैट्रिक्स ऐसे बनाते हैं, यदि हमने मान लिया कि m कार्य है अपने पास और m ही क्या है हमारे उन कार्यों को करने के लिए, m ही हमारे पास क्या है? व्यक्ति है। तो लागत मैट्रिक्स हम इस प्रकार बनाते हैं कि ये हमने ले लिया, ऊपर तो क्या ले लिया हमने? कार्य, और इस तरफ हमने क्या ले लिया? व्यक्ति। आई चीज़ समझ में। तो हमने m कार्य कितने लिए हमने? m मतलब 1 2 3 डैश 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 m कार्य, और व्यक्ति भी हमने कितने लिए? m, तो ये डैश डैश m। और जो अंदर आएगा वो हमारी क्या लेगी? लागत मैट्रिक्स। देखो कैसे कि जो पहला व्यक्ति है वो पहले कार्य को करने के लिए माना कि C1 और 1 इतनी लागत ले रहा है, या पहला व्यक्ति दूसरा काम करने के लिए C1 2 इतनी लागत ले रहा है, पहला व्यक्ति तीसरा काम करने के लिए C1 3 इतनी लागत ले रहा है, या पहला व्यक्ति m कार्य को करेगा तो इतनी लागत लेगा। ऐसे हम बोल सकते हैं कि दूसरा व्यक्ति पहले काम को करेगा तो इतनी लागत लेगा, तीसरा व्यक्ति पहले काम को करेगा तो इतनी लागत लेगा। इस तरह से बोल सकते हैं। और यहाँ पे इसके लिए बोले तो m वाला व्यक्ति पहला काम करेगा तो इतनी लागत लेगा। तो इस तरह से हमको क्या बनानी है? लागत मैट्रिक्स बनानी है। फिर इसको हमको एक मेथड सीखना है, उसके माध्यम से हमको सोल्व करना है। तो लास्ट में जाके हमको क्या मिलेगी? न्यूनतम लागत। क्या मिलेगी हमको? न्यूनतम लागत। आई चीज़ समझ में। तो सबसे पहले तो नियतन समस्या क्या होती है? जिसमें m कार्यों करने के लिए m ही व्यक्ति उपस्थित रहते हैं और हमको क्या क्या फाइंड करना रहता है? हमको कि उसको न्यूनतम लागत पर संपन्न किया जाए उस काम को। तो वही हमारी कौन सी समस्या कहलाती है? नियतन समस्या, ठीक है। उसको किसके माध्यम से सोल्व किया जाता है? लागत मैट्रिक्स के माध्यम से, ठीक है। उसकी एक विधि होती है हंगेरियन विधि, जो अभी हम सीखेंगे, ठीक है। आई चीज़ समझ में। तो ये तो डेफिनेशन हो गई और उसका कुछ हो गया
कुछ लाइनें आप लिख सकते हो इसके साथ में, जो आपको PDF में मिल जाएगी। अब हम चलते हैं इसके कुछ टाइप है, 2 टाइप है, मैं आपको वो भी सिखा देता हूँ। नियतन समस्या के 2 प्रकार होते हैं। पहली होती है हमारी संतुलित नियतन समस्या। पहली कौन सी होती है? संतुलित नियतन समस्या है। और दूसरी होती है हमारी असंतुलित नियतन समस्या है। कि एक तो हमारी होती है संतुलित नियतन समस्या है और एक होती है हमारी असंतुलित नियतन समस्या है। संतुलित में क्या होता है कि वही जैसे हमारे पास 5 कार्य है हमारे पास, तो व्यक्ति भी हमारे पास कितने उपस्थित होंगे? 5। यदि हमारे पास 10 कार्य है तो व्यक्ति भी हमारे पास कितने होंगे? 10। ठीक है ना। अभी आप इनकी जगह कुछ और चीज़ भी आ सकती है, कैसे वो हम एग्जाम्पल में देखेंगे। अभी आप कार्य और व्यक्तियों से समझिए, है ना, कि संतुलित नियतन समस्या में क्या होता है कि यदि हमारे पास 5 कार्य है तो व्यक्ति भी कितने होंगे? 5। और यदि हमारे पास 10 कार्य है तो व्यक्ति भी कितने होंगे? 10। मतलब कार्यों और व्यक्तियों की संख्या क्या रहेगी? इसमें बराबर रहेगी। आई चीज़ समझ में? तो संतुलित नियंत्रण समस्या की ये डेफिनेशन हो जाएगी। बात करें असंतुलित में, कि असंतुलित में जैसे कार्य आपके पास है 5, तो इसमें व्यक्ति है जो आपके पास या तो 4 रह सकते हैं और या 6 रह सकते हैं, या तो कार्यों से कम या कार्य से ज़्यादा, मतलब उसके बराबर नहीं रहेंगे। तो इसको हम कौन सी समस्या बोलेंगे? असंतुलित नियंत्रण समस्या है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आएंगे आपके, और इस प्रकार का भी एक एग्जाम्पल है वो भी आ सकता है। तो इनको कैसे सोल्व करेंगे वो भी हम सीखेंगे। तो अभी तक तो हमने केवल नियंत्रण समस्या की डेफिनेशन और उसके दोनों प्रकार, ये चीज़ हमने सीखी है। अब हम चलते हैं इसकी एक विधि, हम डायरेक्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं, उसमें ही हम विधि का यूज़ लेंगे और वहीं हम सीखेंगे। ठीक है, ये है आपका फर्स्ट एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, आप ध्यान से पढ़ना, कि एक विभागीय अध्यक्ष के अधीन, कोई भी विभाग का अध्यक्ष है उसके अधीन 4 कार्य करता है, मतलब 4 का आदमी काम करने वाले हैं, तथा 4 कार्य संपन्न करने, और उसके पास काम भी कितने हैं? 4 है। कि एक विभाग के अध्यक्ष के पास कितने कितने कार्य करता है? 4 ही कार्य करता है, और उसके पास काम भी कितने हैं? 4 कार्य उसको संपन्न करने हैं। आगे क्या बोल रहा है देखो, कार्यों का कठिनाई स्तर तथा कार्यकर्ताओं की क्षमता, कि सब कार्यों का कठिनाई स्तर अलग अलग है, कि कोई कार्य आसान है, कोई थोड़ा कठिन है, और कार्यकर्ताओं की क्षमता भी अलग अलग है, कि कोई किसी कठिन कार्यों को अच्छे से करता है, कोई कठिन को अच्छे से नहीं करता है, तो उसको सरल काम दिया जाएगा, कि क्षमताएं भी क्या रहेगी? भिन्न भिन्न। तो प्रत्येक कार्य को करने हेतु प्रत्येक व्यक्ति द्वारा लिया गया जो अनुमानित समय है वो निम्न प्रभावित मैट्रिक्स में दर्शाया गया है। अब ये जो मैट्रिक्स दी गई है ये किस चीज़, ये जो मैट्रिक्स दी गई है किस चीज़ की दी गई है? समय की, कि जो समय लिया गया है, जैसे ठीक है ना, अभी मैं बताता हूँ कैसे। मैट्रिक्स में दर्शाया गया है विभिन्न कार्य प्रत्येक व्यक्ति को किस प्रकार निर्धारित किया जावे कि कार्य संपन्न करने में कम से कम समय लगे। कि ये जो सारणी, जो ये मैट्रिक्स हमको दे रखी है, ये किस चीज़ की दे रखी है? समय की मैट्रिक्स दे रखी है, समय मैट्रिक्स। समय मैट्रिक्स किस प्रकार, कि ये ऊपर जो 1 2 3 4 ये किस चीज़ को दर्शा रहा है? कार्य को। और ये ABCD ये किसको दर्शा रहा है? हमारे पास व्यक्ति को। ठीक है ना, इसके थ्रू समझाता हूँ मैं आपको, कि ये जैसे हमारे पास मैट्रिक्स है, ये तो हमारे पास क्या है? कार्य है, कि 1 2 3 4 ये तो हमारे पास कार्य है, और ये हमारे पास क्या है? व्यक्ति। कि जब ए व्यक्ति फर्स्ट काम को कर रहा है तो वो, ये जो दिया गया है ये किसकी मैट्रिक्स दी हुई है? समय की मैट्रिक्स। मतलब जो अंदर लिखे हुए है वो क्या है? घंटे, कि 8 घंटे, 26 घंटे, 17 घंटे, इस तरह से टाइम लिखा हुआ है। कि ए व्यक्ति जब फर्स्ट काम को करेगा तो 8 घंटे लेगा, ए व्यक्ति जब सेकंड काम को करेगा तो 26 घंटे लेगा, ए व्यक्ति जब थर्ड काम को करेगा तो 17 घंटे लेगा। ऐसे बी के लिए भी लिखा हुआ है, सी के लिए भी, डी के लिए भी। तो हमको इनके हिसाब से इनको टाइम भी, ये इतना टाइम ले रहा है इसमें, तो हमको कम से कम टाइम लाना है। देखो एक चीज़ यहाँ पे हमेशा पूछी जाएगी, न्यूनतम, कि ये क्या कह रहा है? देखो, विभिन्न कार्य प्रत्येक व्यक्ति को किस प्रकार निर्धारित किया जावे कि कार्य संपन्न करने में कम से कम समय लगे। यानी हमको हमेशा क्या निकालना है? न्यूनतम चीज़ निकालनी, कम से कम। ठीक है ना। लाभ अधिकतम कब होगा? जब टाइम कम से कम लगेगा। तो अब हमको ये समय मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है, ये कार्य है, ये व्यक्ति है, और हमको क्या निकालना है? इस ये क्या है? हमारी एक नियतन समस्या है, तो इससे हमको क्या निकालना है? समय का न्यूनतम समय लगे, न्यूनतम समय हमको यहाँ पे निकालना है, कि कौन से व्यक्ति को कौन सा कार्य दिया जावे कि समय है जो क्या लगे? न्यूनतम लगे। आई चीज़ समझ में।
अब देखो इसको सोल्व किसके माध्यम, सबसे पहले जो पॉइंट लिखना है वो क्या लिखना है कि दी गई नियतन समस्याएं, दी गई नियतन समस्या संतुलित नियतन समस्या है। संतुलित नियतन समस्या कैसे है, क्योंकि इसमें दिए गए कार्यों की संख्या दिए गए व्यक्तियों की संख्या की क्या है, बराबर है। तो इसमें तो सिंपल सी बात है कि दी गई जो नियतन समस्या है वो संतुलित नियतन समस्या है, मतलब इसमें आपको कुछ भी अलग करने की ज़रूरत नहीं है। जब असंतुलित आएगी तो आपको एक स्टेप और ऐड करना पड़ेगा, बात ख़त्म। और इसी के आगे आपको क्या लिखना है, अतः हंगेरियन विधि से, कौन सी विधि से, हंगेरियन विधि से, हंगेरियन नामक वैज्ञानिक ने ये विधि दी थी, इसलिए क्या हुआ, हंगेरियन विधि से। ठीक है, इसको हम सोल्व करेंगे, कौन सी विधि से सोल्व करेंगे, हंगेरियन विधि से। तो आप एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो, आपको बाकी क्वेश्चन बिल्कुल आपके लिए आसान हो जाएंगे। ठीक है ना, इसको आप अच्छे से समझ लेना। कौन सी विधि से हल कर रहे हैं, हंगेरियन विधि से। इसकी जो थ्योरी है वो भी आपको लिखनी है, लेकिन अभी हम थ्योरी लिखने बैठेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो थ्योरी मैंने आपकी PDF बना दी है, उसमें आपकी थ्योरी भी है। वो थ्योरी वो कि वो ये जो हम एग्जैक्ट जो कर रहे हैं, हम जैसे पहले 10th 11th 9th क्लास में जो करते थे ना, 11वें चैप्टर या जो कौन सा भी चैप्टर आपका वो वाला जिसमें अपन चाप वाप खींचते थे, तो उसकी सारी चीज़ें नहीं, रूपरेखा लिखते थे पूरी कि ये कर रहे हैं हम, ये हमने किया, ये हमने किया, ये कि वही सारी चीज़ ये की यहाँ पे। ठीक है ना, तो वो आप वहाँ से आप थ्योरी में पढ़ोगे, जब आप समझ लोगे और फिर थ्योरी में पढ़ोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हंगेरियन विधि में सबसे पहला स्टेप वाइज चलेंगे हम। सबसे पहला स्टेप क्या होता है हंगेरियन विधि में, पंक्ति सम्मानित मैट्रिक्स। सबसे पहले कौन सी मैट्रिक्स बनाते हैं हम, पंक्ति सम्मानित मैट्रिक्स। एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जो ये लाइन होती है ऐसे इस तरह से, ये हमारी क्या कहलाती है, पंक्तियाँ। और ये ऊपर से जो आती है ये हमारे क्या कहलाते हैं, स्तंभ। ठीक है ना, ये वाली तो क्या कहलाती है, हमारी पंक्तियाँ, और ये वाले कहलाते हैं हमारे स्तंभ। कि पंक्ति सम्मानित मैट्रिक्स, पंक्ति सम्मानित मैट्रिक्स क्या होती है सबसे पहले तो मैं ये बना देता हूँ वापस, इसी मैट्रिक्स को बनानी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, और इधर क्या चल रहा है अपने, A B C और D। पंक्ति सम्मानित मैट्रिक्स में क्या होता है, देखो ध्यान से समझना। ये हमारी क्या है, पंक्तियाँ है, ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति और ये फोर्थ वाली पंक्ति। सबसे पहले बात करते हैं पहली पंक्ति। पहली पंक्ति में सबसे छोटा अवयव कौन सा है, सबसे छोटा अवयव। देखो हम यहाँ पे निकाल क्या रहे हैं, लास्ट में जाके न्यूनतम समय किस में लेगा, तो हमको हर चीज़ न्यूनतम देखनी है। इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी, इसमें सबसे छोटी संख्या है हमारे पास 8। तो इस 8 को इन चारों में से क्या करना है, हमको माइनस करना है इसी पंक्ति में से। यदि हम इस पंक्ति की बात करें तो माइनस भी इसी पंक्ति से करेंगे। कि सबसे पहले तो क्या देखना है, इस A वाली पंक्ति में सबसे छोटी संख्या कौन सा है, सबसे छोटा अवयव कौन सा है। तो सबसे छोटा अवयव है इसमें 8। तो इस 8 को चारों इस पंक्ति में उपस्थित चारों अवयवों से क्या करना है, हमको माइनस करना है। ठीक है, तो देखो कैसे, कि 8 में से 8 गया तो 0, 26 में से 8 गया तो कितना बचेगा हमारे पास 18, 17 में से 8 गया तो कितना बचेगा हमारे पास 9, और 11 में से 8 गया तो कितना बचेगा हमारे पास 3। ठीक है, अब बात करते हैं हम सेकंड वाली पंक्ति, ऐसे चारों पंक्तियों के लिए करना है। कि सेकंड वाली पंक्ति की बात करें तो सबसे छोटा अवयव कौन सा है हमारे पास, 4 है। तो 13 में से 4 मतलब, तो अब क्या करेंगे, चारों में से क्या घटा देंगे हम, 4। 13 में से 4 गए तो कितना बचेगा हमारे पास 9। 28 में से 4 गया तो कितना बचेगा 24। 4 में से 4 गया तो 0, और 26 में से 4 गया तो कितना बचेगा हमारे पास 22। ऐसे थर्ड वाली पंक्ति में देखेंगे तो सबसे छोटा अवयव कौन सा है हमारे पास, 8। तो 38 में से 8 गया तो देखो 38 में से 8 गया तो हमारे पास कितना बचेगा, सॉरी और कुछ अवयव भी हो सकता है हमारे पास, ये 18 है ना, ये 8 नहीं है सॉरी। सबसे छोटा अवयव कौन सा हो गया, तो 15। तो 15 में 38 में से 15 गए तो कितने बचे हमारे पास 23। 19 में से 15 गए तो कितने बचे 4। 18 में से 15 गए तो 3, और 15 में से 15 गए तो 0। ऐसे फोर्थ वाली पंक्ति के लिए करेंगे तो सबसे छोटा अवयव कौन सा है इसमें, 10। तो 19 में से 10 गए तो 9, 26 में से 10 गए तो 16, 24 में से 10 गए तो 14, और 10 में से 10 गए तो 0। तो हमने फर्स्ट स्टेप कौन सा है हमारा हंगेरियन विधि का,
कि पंक्ति सम्मानित मैट्रिक्स, कि पंक्ति को हम सम्मान दे रहे हैं, इतना ध्यान रखो। पंक्ति सम्मानित मैट्रिक्स कि प्रत्येक पंक्ति में उपस्थित सबसे छोटे अवयव को उसी पंक्ति के सभी अवयवों में से क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। और ये लाइन हमको पंक्ति सम्मानित मैट्रिक्स में थ्योरी के रूप में लिखनी है, जो आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। तो आप पीडीएफ में जब पहला क्वेश्चन देखोगे एग्जाम्पल, तो उसी में आपको थ्योरी मिलेगी, क्योंकि मैंने बाकी क्वेश्चंस में नहीं लिखी है। आप डायरेक्ट एग्जाम में लिख सकते हो, और जब आप उस थ्योरी को पढ़ोगे तो आपको वो क्वेश्चन आसानी से, यदि आप कुछ भूल भी गए होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, ठीक है। तो हम हंगेरियन विधि की हम बात करें तो सबसे पहला मेथड क्या है, सबसे पहला स्टेप है हमारे पास पंक्ति सम्मानित मैट्रिक्स। इसमें हमने क्या किया, पंक्तियों के लिए किया और हमको ये नई मैट्रिक्स मिल गई। लाइन वाइन आप खींच लेना, खींचनी है, केवल ऐसे नहीं लिखना है, लेकिन आप खींच लेना। मेरी लाइन थोड़ी टेढ़ी जाती है, ठीक है। अब दूसरा स्टेप जो हमारा आएगा, ठीक है, रात को वीडियो बन रहा है, आके जब कर रही है। अभी हमारा टाइम हो रहा है रात के 1:30, ठीक है ना, 1:30 बज गए अभी। तो अभी थोड़ा ऐसा ही, थोड़ा बोली ऊंची नीचे हो जाए वॉइस, तो आप देख लेना आपके हिसाब से। फिर आ रहा है हमारे पास स्तंभ सम्मानित, पंक्ति की बात हो गई। स्तंभ सम्मानित मैट्रिक्स क्या है अपने पास, स्तंभ सम्मानित मैट्रिक्स। तो सबसे पहला स्टेप तो क्या है, पंक्ति सम्मानित मैट्रिक्स। दूसरा स्टेप है हमारा स्तंभ सम्मानित मैट्रिक्स। अब जो काम हमने पंक्तियों के लिए किया है वही काम हमको किसके लिए करना है, स्तंभ के लिए। लेकिन इस बार हमारी जो मैट्रिक्स रहेगी ये कौन सी रहेगी, ये वाली। अब ऊपर वाली से कोई मतलब नहीं है, अब ये वाली जो मैट्रिक्स है ये, इसको हम सॉल्व करेंगे आगे। आई चीज़ समझ में, तो वो की वही चीज़ लिख देता हूँ मैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। इधर मैं लिख देता हूँ ABCD। अब सबसे पहले स्तंभ कौन से होते हैं, ये वाले हमारे क्या रहते हैं, स्तंभ। इस स्तंभ में देखो सबसे छोटा डिजिट कौन सा है, 0। तो जीरो को क्या करेंगे, चारों से क्या कर देंगे, माइनस। 0 को चारों से माइनस कर देंगे, तो 0 में से 0 गया तो 0, 9 में से 0 गया तो 9 ही, 23 में से 0 गया तो 23 ही, और 9 में से 0 गया तो 9 ही। कुल मिला के देखो, जब भी 0 आ जाए तो आपको कुल मिला के वो की वही चीज़, वो का वो स्तंभ आपको क्या करना है, वापस लिख देना है। क्योंकि 0 में से 0 सब में से घटाओगे तो वो की वही संख्या आ जाएगी, इतना ध्यान रखो। ये चीज़ आप पंक्ति के लिए भी ध्यान रखना। अब इसके लिए बात करें, इसमें 0 नहीं है, लेकिन इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है, 4 है। स्तंभ की बात कर रहे हैं अपन, है ना। इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 4 है। तो 18 में से 4 गए तो कितना बचा, 14। 24 में से 4 गए तो 20, 4 में से 4 गए तो 0, और 16 में से 4 गए तो 12। इसमें हमारे पास इस वाली में स्तंभ में हमारे पास सबसे छोटा डिजिट 0 है, मतलब ये स्तंभ ऐसा का ऐसा ही वापस रिपीट होगा। क्या होगा, 9, 0, 3 और 14। इसमें भी हमारे पास 0 है, तो क्या आ जाएंगे, 3, 22, 0, 0। तो ये हमको नई मैट्रिक्स मिल गई। कौन सी मैट्रिक्स मिल गई, स्तंभ सम्मानित मैट्रिक्स। इसमें क्या किया जाता है, प्रत्येक स्तंभ के न्यूनतम अवयव को उसी स्तंभ के सभी अवयवों से क्या किया जाता है, घटाया जाता है। इससे प्राप्त मैट्रिक्स क्या कहलाती है, स्तंभ सम्मानित मैट्रिक्स कहलाती है। आई चीज़ समझ में, और ये की ये चीज़ आपको थ्योरी में मिल जाएगी। तो आई चीज़ समझ में, ये हमको पहला स्टेप क्या हो गया हमारे पास, पंक्ति सम्मानित मैट्रिक्स। और जो दूसरा स्टेप है वो क्या है हमारे पास, स्तंभ सम्मानित मैट्रिक्स। तो ठीक है ना, ये तो अभी हमारे 2 स्टेप कंप्लीट हो गए। और प्रत्येक क्वेश्चन यानी हर क्वेश्चन में आपको इसी मेथड से चलना है। अब जो तीसरा मेथड आएगा वो क्या है हमारा, जो आपका थर्ड स्टेप है वो क्या है, शून्य निर्दिष्टीकरण। थर्ड स्टेप क्या है आपका, शून्य निर्दिष्टीकरण। इसमें क्या किया जाता है कि जो आपको लास्ट में आपको कौन सी मैट्रिक्स मिली, लास्ट में आपको स्तंभ सम्मानित मैट्रिक्स, ये आपको प्राप्त हुई लास्ट वाली। अब क्या किया जाता है, इसी मैट्रिक्स को वापस यहाँ उतारना है, फिर उस पर प्रक्रिया लगानी। लेकिन मैं वापस उतार नहीं रहा हूँ, मैं सारी प्रक्रिया यहीं पे लगा रहा हूँ, ठीक है ना। आपको पीडीएफ में एग्जैक्ट सारी चीज़ें स्टेप बाय मिल जाएगी, लेकिन यहाँ आपको केवल समझना है। और इस क्वेश्चन को आपको वीडियो के साथ साथ मेरे साथ करते जाना है, तब ही आपको ये समझ में आएगा, ठीक है ना। मैं पहले बोल रहा हूँ, इस चैप्टर में या इस बुक में आप जितनी ज़्यादा खुद प्रैक्टिस करोगे उसका बेनिफिट मिलेगा, ये आपको पता भी होगा यदि आपने पहले पढ़ा है तो, ठीक है ना। स्तंभ सम्मानित मैट्रिक्स है। अब तीसरा स्टेप मिलेगा मुझे, शून्य निर्दिष्टीकरण। इसमें क्या करते हैं, इसमें यह करते हैं कि जो हमको लास्ट में जो ये मैट्रिक्स मिली है उसमें ये देखो आप, सबसे पहले यहाँ पे मैं लाइन्स खींच देता हूँ तो आपको सही समझ में आ जाएगा। इसमें ये देखना है हमको कि सबसे पहले क्या देखना है कि
शून्य निर्दिष्टीकरण में हम क्या क्या करेंगे, हम सबसे पहले हमको वो पंक्ति चूज़ करनी है जिसमें केवल एक जीरो। सबसे पहले हमको क्या करना है, शून्य निर्दिष्टीकरण में सबसे पहले वो पंक्ति चूज़ करनी है जिसमें एक जीरो। तो देखो पंक्ति मतलब ये वाली लाइन है, आड़ी लाइन है, ऐसे समझो कि वो पंक्ति चूज़ करनी है जिसमें एक जीरो। तो सबसे पहले ये पंक्ति में क्या फर्स्ट इसमें एक जीरो है, तो उस जीरो को हमको क्या करना है, वर्ग में बंद कर देना है, स्क्वायर में। क्या करना है, हमको पंक्ति में जाना है और सबसे पहली पंक्ति में देखना है कि उसमें एक जीरो है या नहीं है। यदि नहीं है तो सेकंड पंक्ति में, और यदि है तो उस जीरो को किससे बंद कर देना है, वर्ग से। और वो जीरो जिस स्तंभ में आ रहा है उस स्तंभ में यदि एक और जीरो है तो उसको हमको क्या करना है, क्रॉस कर देना है। जैसे सबसे पहले क्या किया मैंने कि सबसे पहले तो पंक्ति देखी, किस पंक्ति में जीरो, मतलब फर्स्ट पंक्ति से स्टार्ट करना है कि जीरो में, उस पंक्ति में जीरो एक आ रहा है, एक ही जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा है। यदि आ रहा है तो उसको किस में बंद कर देना है, वर्ग में। फिर देखना है कि वो जीरो जिस स्तंभ में है, मतलब कौन से स्तंभ में है, वो फर्स्ट स्तंभ में, उसमें और जीरो है, कुल मिला के उसके आमने सामने और जीरो है तो उसको आप कैंसिल कर दो। इतना ध्यान रखो, इतना डीपली में जो आप कि सबसे पहले पहली पंक्ति में देखना है उसमें एक जीरो है तो उसको वर्ग से बंद कर दो, और उसके आमने सामने मतलब उसके नीचे और इसके इधर तो था ही नहीं, इसलिए हमने इसको वर्ग में बंद किया। तो बचा क्या, इसके नीचे वाला हिस्सा, कि इसके जस्ट नीचे वाले हिस्से में कोई जीरो है क्या, नहीं है, बात ख़त्म। फिर चलते हैं सेकंड वाली पंक्ति में, इसमें भी एक ही जीरो है तो इसको भी मैंने किससे बंद कर दिया है, वर्ग से। इसके भी नीचे कोई है क्या, इसी स्तंभ में देखना है, बाकी दाएं बाएं मतलब दाएं बाएं नहीं देखना है अपन को, ठीक है ना। नहीं है जीरो, बात ख़त्म। तीसरी पंक्ति में चलते हैं, इसमें दो जीरो, एक और दो, तो इसको छोड़ दो। फिर चलते हैं चौथी पंक्ति में, तो इसमें एक जीरो है, ये इसके देखो ऊपर, इसके जस्ट ऊपर एक इसी स्तंभ में एक और जीरो है तो इसको आप क्या करोगे, क्रॉस। इसको आप क्या कर दोगे, क्रॉस, बात ख़त्म। अब वापस चलते हैं पंक्तियों में, इसमें एक जीरो था, इसको हमने वर्ग में बंद कर दिया, इसमें था तो इसको भी वर्ग में बंद कर दिया। अब इस वाली पंक्ति में अब देखो, ये तो हो गया क्रॉस, तो बच्चा कौन सा, ये वाला, तो इसको हम क्या कर देंगे, वर्ग से बंद। आई चीज़ समझ में, एक बार और समझा देता हूँ मैं। शून्य निर्दिष्टीकरण में क्या करते हैं हम, सबसे पहले चलते हैं पंक्ति में, फर्स्ट वाली में, कि उसमें एक जीरो है या नहीं है। यदि एक जीरो है तो उसको क्या कर देंगे, वर्ग में बंद। फिर उसके जस्ट नीचे देखते हैं उस वाले स्तंभ में और जीरो है क्या, यदि है तो उसको अपन किस तरह से, इस तरह से क्रॉस लगा देते हैं, और यदि नहीं है तो बात ही ख़त्म। फिर चलते हैं सेकंड वाली पंक्ति में, उसमें भी एक ही जीरो है तो उसको हमने वर्ग से बंद कर दिया, उसके आगे नीचे भी कुछ नहीं है। फिर चलते हैं थर्ड पंक्ति में, तो उसमें एक जीरो है, उसमें सॉरी दो जीरो थे तो हमने छोड़ दी इस वाली पंक्ति को। फिर हम चलते हैं फोर्थ वाली पंक्ति में, तो इसमें होता है एक जीरो, तो इसको मैंने वर्ग से बंद कर दिया, लेकिन उसके जस्ट ऊपर एक और जीरो था तो मैंने उसको क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। अब वापस थर्ड वाली पंक्ति में जब देखेंगे तो ये वाला तो हो गया क्रॉस, तो बचा क्या, एक ही जीरो, तो उसको भी हम किससे बंद कर देंगे, वर्ग से। यदि प्रत्येक पंक्ति में एक जीरो ऐसा आ गया जो वर्ग से बंद है तो वो क्वेश्चन हमारा सोल्व हो चुका है। आई चीज़ समझ में, कि इस वाली पंक्ति में भी एक जीरो आ गया, इसमें भी एक जीरो वर्ग से बंद हो गया, इसमें भी एक जीरो वर्ग से बंद हो गया, और इसमें भी क्या हो गया, एक जीरो वर्ग से बंद हो चुका है। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सोल्व, ठीक है। ये हमारी थर्ड स्टेप कौन सी थी, निर्दिष्टीकरण, यही हमारी लास्ट स्टेप होती है, इसमें हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। और इससे हमको क्या पता चला, ये तो ऊपर क्या थे, कार्य, और ये हमारा क्या थे, व्यक्ति। अब देखो आंसर कैसे आएंगे, अब इनका क्या फ़ायदा हुआ वो मैं आपको बताता हूँ, कि ए व्यक्ति को, ठीक है, ये वाली चीज़ आपको किस में लिखनी है, शून्य निर्दिष्टीकरण में, ठीक है, विथ थ्योरी, जो आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, कि ए वाले व्यक्ति को कौन सा कार्य प्राप्त हुआ। देखो ए वाली पंक्ति में ये जीरो जो वर्ग से बंद है वो किसके लिए, कौन से कार्य के नीचे आ रहा है, तो फर्स्ट वाले कार्य के नीचे, तो ए वाले व्यक्ति को फर्स्ट कार्य मिला। बात करते हैं बी वाले व्यक्ति के लिए, तो देखो जीरो कहाँ आ रहा है, थर्ड के नीचे, यानी बी वाले व्यक्ति को कौन सा कार्य मिला, थर्ड वाला कार्य। यदि हम सी की बात करें तो सी वाले व्यक्ति को कौन सा कार्य मिला, सेकेंड। और यदि हम डी की बात करें तो डी वाले व्यक्ति के लिए जीरो कहाँ आ रहा है, तो फोर्थ में, यानी उसको कौन सा कार्य मिला, फोर्थ में। ये तो हमने पता कर लिया कि ए वाले को फर्स्ट मिला, बी वाले को थर्ड मिला, सी को सेकेंड मिला और डी को फोर्थ मिला। लेकिन हमको क्या ज्ञात करना है, न्यूनतम समय, क्योंकि ये पूरी मैट्रिक्स किसकी है, समय की, कि हमको क्या ज्ञात करना है, न्यूनतम समय। तो न्यूनतम समय कैसे ज्ञात करेंगे, देखो जो हमने ये सारणी निकाली है ना, ये वाली, ये लास्ट वाली जो हमारा आंसर आया शून्य निर्दिष्टीकरण में, इसको आप फर्स्ट वाली सारणी से कंपेयर करो। ये हमारी फर्स्ट वाली सारणी, ठीक है ना, ये हमारी अभी लास्ट वाली सारणी,
सॉरी मैट्रिक्स, और ये हमारी फर्स्ट वाली मैट्रिक्स। इसमें देखो जो हमने ये 0 आया है इसके स्थान पर क्या था पहले 8, ये 8, इसके स्थान पर क्या था 4, ये 4, इस वाले 0 के स्थान पर क्या था 19, ये 19, और इस वाले के स्थान पर क्या था 1 2 3 10, इसके स्थान पे क्या था हमारे 10। ठीक है, तो इनको चारों को ऐड कर लो आप, इन चारों को ऐड करोगे कितना आएगा 8 4 15, सॉरी 12, 12 और 9, और 12 और 9 हो जाएंगे अपने पास 21, और ये कितने हो जाएंगे अपने पास टोटल मिला के अपने पास हो जाएंगे 40। जो टोटल आंसर आ रहा है अपने पास वो क्या आ रहा है अपने पास 41, यानी क्या आ जाएगा अपने पास 41 हावर्स या घंटे जो लगेंगे, किस में लगेंगे इस काम को करने के लिए न्यूनतम जो समय है वो कितना लगेगा 41 हावर्स, यानी 41 घंटे इस काम को करने के न्यूनतम लगेंगे। आई चीज़ समझ में। तो ये 3 स्टेप है जो हमको कंप्लीट करनी है। पहली है पंक्ति सम्मानित मैट्रिक्स, दूसरी है स्तंभ सम्मानित मैट्रिक्स, तो तीसरी है शून्य निर्दिष्टीकरण। तो ये इस सारे एग्जाम्पल में से सबसे इजी एग्जाम्पल था जो ये फर्स्ट वाला एग्जाम्पल, लेकिन बाकी एग्जाम्पल भी सारे इसी पे डिपेंड है। ये हमारा बेसिक है, ठीक है। ये तो हर एग्जाम्पल में ये वाला प्रोसेस तो हमको फॉलो करना ही है। अब आप बोल रहे होंगे एक बार और समझाऊँ, तो एक बार और समझाऊंगा नहीं मैं, आप इस वीडियो को या तो आप वापस रिपीट करके देख लो। पहला ऑप्शन तो ये है आपके पास। दूसरा जो ऑप्शन है वो क्या है आपके पास, जो मैंने पीडीएफ अपलोड की है उसमें आपको पूरी फर्स्ट क्वेश्चन में पूरा आपको हंगेरियन विधि का पूरा प्रोसेस, पंक्ति सम्मानित में पूरी थ्योरी लिखकर की है, स्तंभ में पूरी थ्योरी लिखकर की है, और शून्य निर्दिष्टीकरण में पूरी थ्योरी लिखकर की है, और उस विधि को 2-2 बार लिखकर का है मैंने। तो आप उस थ्योरी को अच्छे से पढ़ लेना, आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 2 में, ठीक है ना। तो इस तरह से हमको सॉल्व करना है। जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 है वो क्या है, देखो कि 5 मशीनों पर 5 कार्य, प्रत्येक को एक एक कार्य, मतलब 5 कार्य हमारे पास, और 5 ही हमारे पास क्या है मशीन। देखो यहाँ पे इंसान की जगह क्या आ गई मशीन, ठीक है ना, व्यक्तियों की जगह क्या है मशीनें, कि 5 मशीनों पर 5 कार्य निर्दिष्ट करने हैं। मतलब 5 मशीनों को हमको 5 अलग अलग, एक मशीन को एक मशीन को एक, इस तरह से कार्य हमको देने हैं, जिनकी संबंध लागत मैट्रिक्स हमको ये दे रखी है। लागत मैट्रिक्स मतलब इतना खर्चा आया हुआ है, ठीक है। न्यूनतम निर्दिष्टीकरण समस्या को हल कीजिए, न्यूनतम निर्दिष्टीकरण समस्या को हल कीजिए कि लागत मैट्रिक्स या लागत कम से कम आए, यानी खर्चा क्या आवे कम से कम आवे। कुल मिला के ये चीज़ हमको यहाँ पे निकालनी है। तो ये आपको थ्योरी अच्छे से एक बार पढ़ना है, क्वेश्चन को, लैंग्वेज को। क्या बोल रहा है ये, 5 मशीनों पर 5 कार्य निर्दिष्ट करने हैं जिनकी संबंध लागत मैट्रिक्स निम्न है, न्यूनतम निर्दिष्टीकरण समस्या को हल कीजिए। आई चीज़ समझ में। तो देखो अब जो एग्जाम्पल नंबर 2 है वो एग्जाम्पल नंबर 2 फर्स्ट से थोड़ा सा ही अलग है, ठीक है। तो इसको मैं डायरेक्ट आपको पीडीएफ के माध्यम से, हमारे नोट्स के माध्यम से समझाऊंगा, क्योंकि बार बार इस पीडीएफ को बनाना करना बहुत लंबा प्रोसेस होता है, ठीक है। उससे आपका भी टाइम जाएगा, मेरा भी जाएगा। उससे अच्छा है मैं आपको डायरेक्ट समझाऊंगा पीडीएफ के माध्यम से, और उससे आप क्या करोगे, आप ज़रूर, जब मैं समझा रहा हूँगा तो आप अपने साथ वीडियो को, मतलब वीडियो देखते देखते अपनी नोटबुक में ज़रूर उसको सोल्व करते जाए, ठीक है ना। क्योंकि मैंने तो एक बार देखो पूरा पीडीएफ, मैंने पूरे नोट्स बनाए हैं एक बार अभी, तो मैंने तो रिवीजन कर लिया। अब आपका टाइम है, ठीक है, क्या करें अभी। तो मैं आपको डायरेक्ट मेरे नोट्स के माध्यम से समझाता हूँ। मैं आपको कई चीज़ समझाने वाली होगी तो मैं उसको आपके नोट्स में समझाऊँगा, ठीक है ना। तो ये हमको जो एग्जाम्पल नंबर 2 में ये हमको दे रखी है, क्या दे रखी है हमको, ये हमको दे रखी है लागत मैट्रिक्स, ठीक है। ये ऊपर हमको क्या दे रखी है मशीन, और ये हमको क्या दे रखी है, ये हमको कार्य दे रखी है, सॉरी है ना, व्यक्ति की जगह आप क्या कर दोगे कार्य, ठीक है। देखो सही हो गया, नोट्स के माध्यम से समझा है, बाकी तो गलत का गलत हो जाता। ये हमारा क्या हो गया, लागत मैट्रिक्स हो गई। इसको हमको सोल्व करना है। सोल्व कैसे करेंगे, वो की वही मेथड। सबसे पहली लाइन हम क्या लिखते हैं, सबसे पहली लाइन हम ये लिखते हैं कि दी गई नियतन समस्याएं संतुलित है। कैसे पता चला कि जितनी मशीनें हैं उतना ही कार्य है, या कार्य जितना है ABCDE 5 कार्य, तो मशीनें भी कितनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5, 5 ही हमारे पास क्या है मशीनें। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है आपको,
तो समुच्चय, नियतन समुच्चय समुच्चय दोनों साथ आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इंग्लिश ले लेते हैं अपने वाले को, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब क्या लिखेंगे आगे, आता है हंगेरियन विधि से। कौन सी विधि से सॉल्व कर रहे हैं, हंगेरियन विधि से। पहली स्टेप कौन सी लेते हैं, पंक्ति सम्मानित मैट्रिक्स। कौन सी विधि लेते हैं, पहली पंक्ति सम्मानित मैट्रिक्स। तो ये हमारी पंक्ति सम्मानित मैट्रिक्स। पंक्ति सम्मानित मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, पंक्ति सम्मानित मैट्रिक्स में एक एक पंक्ति कौन सी होती है, ये वाली आडी वाली लाइनें, ये वाली हमारी क्या रहती है, पंक्तियाँ रहती है। एक एक पंक्ति को लेते हैं, उसमें से देखते हैं सबसे छोटा अवयव कौन सा है। तो सबसे पहले वाली पंक्ति को लिए हमने, सबसे छोटा अवयव कौन सा है हमारा, 8 है। तो इस 8 को इन सारे अवयवों में से क्या कर देंगे, माइनस। सारे अवयव बोले तो केवल उसी पंक्ति के सभी अवयवों से क्या कर देंगे, माइनस। तो 11 में से 8 गए तो क्या बचा हमारे पास, देखो साथ साथ में देख भी लेते हैं कि 11 में से 8 गए तो 3, फिर 17 में से 8 गया तो 9, 8 में से 8 गया तो 0, 16 में से 8 गए तो 8 और 20 में से 8 गए तो 12। इसी प्रकार यदि हम सेकंड वाली पंक्ति को देखें तो इसमें सबसे छोटा अवयव कौन सा दिख रहा है आपको, 6। तो इस 6 को इस पंक्ति के सभी अवयव से क्या कर देंगे, माइनस। जैसे देखिए हम माइनस करके कि 9 में से 6 गया तो 3, 7 में से 6 गया तो 1, 12 में से 6 गया तो 6, 6 में से 6 गया तो 0 और 15 में से 6 गया तो 9। ऐसे ही बात करें तीसरी पंक्ति की, तो तीसरी पंक्ति में सबसे छोटा अवयव कौन सा है हमारे पास, 12। तो क्या करेंगे हम, पूरी पंक्ति के सभी अवयव से 12 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास, 13 में से 12 गया तो 1, 16 में से 12 गया तो 4, 15 में से 12 गया तो 3, 12 में से 12 गया तो 0 और 16 में से 12 गया तो 4। ऐसे हम बात करें लास्ट वाली पंक्ति की, तो लास्ट वाली पंक्ति में सबसे छोटा अवयव कौन सा है अपने पास, 10। तो 10 को क्या करेंगे, पंक्ति के सभी अवयव से क्या कर देंगे, माइनस। 14 में से 10 गया तो कितना बचेगा हमारे पास, 4। 10 में से 10 गया तो 0, 12 में से 10 गया तो 2, 11 में से 10 गया तो 1 और 15 में से 10 गया तो 5। तो इस तरह से हमको क्या मिल गई, एक नई मैट्रिक्स मिल गई, जिसको हमने क्या नाम दिया, पंक्ति सम्मानित मैट्रिक्स। ये हमको कौन सी मैट्रिक्स मिल गई, पंक्ति सम्मानित, मतलब पंक्तियों में काम कर रहे हैं, पंक्तियों में से माइनस कर रहे हैं। अब इसके नेक्स्ट वाली स्टेप कौन सी आती है, सेकंड वाली स्टेप, स्तंभ सम्मानित मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स आती है, स्तंभ सम्मानित मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, हम स्तंभ में देखते हैं, ये चीज़ें किस में देखते हैं, स्तंभ में। तो लास्ट में आपको कौन सी मैट्रिक्स मिली, पंक्ति। तो अब इसमें देखेंगे हम, अब इसमें स्तंभ देखेंगे फर्स्ट वाला, इसमें सबसे छोटा अवयव कौन सा है आपके पास, 1। तो इस 1 को माइनस कर देंगे सभी अवयवों से, ठीक है ना। तो देखो 3 में से 1 गया तो 2, 3 में से 1 गया तो 2, 1 में से 1 गया तो 0, ऐसे 4 में से 1 गया तो 3, 4 में से 1 गया तो 3। ऐसे बात करें सेकंड वाले स्तंभ की, तो इसमें सबसे छोटा अवयव कौन सा है, 0। और 0 को सब में से माइनस करेंगे तो वो की वही संख्या आएगी, मतलब वो का वो स्तंभ क्या होगा, यहाँ पर रिपीट हो जाएगा। इसमें भी 0 आ रहा है, मतलब वो का भी पूरा स्तंभ रिपीट हो जाएगा। इसमें भी 0 आ रहा है तो ये का भी पूरा स्तंभ रिपीट हो जाएगा। इसकी बात करें तो इसमें सबसे छोटा अवयव कौन सा है अपने पास, 4 है। तो 4 को इन सभी अवयवों में से क्या कर देंगे, माइनस। तो 12 में से 4 गया तो 8, 9 में से 4 गया तो 5, 4 में से 4 गया तो 0, 9 में से 4 गया तो 5 और 5 में से 4 गया तो 1। तो ये आपको कौन सी मैट्रिक्स मिली, स्तंभ सम्मानित मैट्रिक्स। लास्ट में जाकर आपको कौन सी मैट्रिक्स मिली, स्तंभ सम्मानित मैट्रिक्स। इसको मैं नोट कर लेता हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ से हम समझेंगे बाय नोट्स, अपने नोट्स से क्या आई है अपने पास स्तंभ सम्मानित मैट्रिक्स। ये ABCDE। जो थर्ड स्टेप है वो क्या है हमारा, शून्य निर्दिष्टीकरण, ठीक है ना। ये लास्ट वाली मैट्रिक्स कौन सी आई थी, स्तंभ सम्मानित मैट्रिक्स। तो इसको मैंने वापस लिखा शून्य निर्दिष्टीकरण वाले पॉइंट में। अब हम इसमें क्या करते हैं, थोड़ा याद करो, पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था। इसमें करते हैं हम सबसे पहले पंक्तियों में जाते हैं, फर्स्ट वाली पंक्ति में यदि 1 0 है तो उसको क्या करेंगे हम, स्क्वायर में क्या कर देंगे, पैक। ये सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें पंक्ति में जाएंगे, यदि 1 0 है तो उसको स्क्वायर से पैक कर देंगे। उसके ऊपर नीचे देखेंगे और 0 है क्या, ऊपर तो कुछ नहीं है, नीचे देखेंगे तो 1 0 है, तो इसको क्या कर देंगे हम, क्रॉस। फिर चलते हैं हम सेकंड वाली पंक्ति में, इसमें कितने 0 है, 1 0 है, तो उसको हम क्या कर देंगे, क्रॉस से बंद। इसके नीचे देखो कुछ 0 है क्या, बिल्कुल है, केवल ऊपर नीचे देखना है अपन को।
जब हम थर्ड वाली पंक्ति में चलते हैं तो इसमें कितने जीरो है, 1 2, 3 नहीं है। 3 क्यों नहीं है, क्योंकि ये क्रॉस हो गया, ख़त्म हो गया ये। आई चीज़ समझ में। 2 है तो इसको छोड़ दो। चौथी पंक्ति में चलते हैं तो इसमें एक भी जीरो नहीं बचा क्योंकि क्रॉस लग गया। पाँचवीं में चले तो एक जीरो है, तो इसको हम क्या कर देंगे, ब्रैकेट में या इसमें बंद कर देंगे। इसके नीचे कुछ नहीं है, ऊपर कुछ है क्या, नहीं है। ठीक है। अब आप बोलोगे ये सोल्व हुआ या नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने पिछले वाले क्वेश्चन में भी बात की थी कि ये जो स्क्वायर वाले जीरो है ये प्रत्येक पंक्ति में होना चाहिए एक। ठीक है, लेकिन फर्स्ट में है, सेकंड में है, लेकिन थर्ड में नहीं है, फोर्थ में नहीं है और फिफ्थ में नहीं है। ठीक है ना। तो देखो ये तो हमने कहाँ से बात की, अभी देखो जीरो और बच रहे हैं हमारे पास बिना क्रॉस वाले। तो ये तो हमने बात की केवल पंक्तियों के लिए। तो सबसे पहले आपको शून्य निर्देशीकरण में पंक्तियों में ही जाना है। पंक्तियों का काम खत्म हो गया क्योंकि अब पंक्ति ये वाली बची, इसमें 2 जीरो है, तो अब इसको कैसे सोल्व करें। अब किस में चलेंगे हम, स्तंभ में। ये थोड़ा एक्स्ट्रा स्टेप है इसमें। अब किस में चलेंगे हम, स्तंभ में। तो ये हमारे क्या आ गए, कॉलम यानी स्तंभ। इस वाले कॉलम में कितने जीरो, 1 जीरो है, तो उसको हम क्या कर देंगे, ब्रैकेट में बंद। अब इसके सामने कुछ कोई जीरो है क्या, ये है अपने पास जीरो, तो इसको हम क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। अगली चीज़, सबसे पहले तो आपको पंक्तियों में चलना है, फिर आपको चलना है स्तंभ में। तो इस फर्स्ट वाले स्तंभ में क्या है, तो इसमें 1 जीरो ही था, तो इसको मैंने ब्रैकेट से बंद कर दिया। और इसके जस्ट सामने वाले पंक्ति में कोई जीरो है, तो उसको मैंने क्रॉस कर दिया। ठीक है। अब इस वाले में भी कोई जीरो नहीं है, इस वाले में भी कोई जीरो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। अब चेक करो कि ये पांचों पंक्तियों में एक ऐसा जीरो है क्या जो ब्रैकेट से बंद है। तो इस वाली में तो है, सेकंड में भी है, थर्ड में भी है, फोर्थ में नहीं है और फिफ्थ में है। मतलब एक पंक्ति ऐसी रह गई जिसमें क्या नहीं है, ब्रैकेट वाला जीरो नहीं है, मतलब ये वाला जीरो नहीं है। इसका मतलब क्वेश्चन अभी पूरा सॉल्व नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है। ठीक है, मतलब आपको एक स्टेप और एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। अब देखो यहाँ पे एक स्टेप एक्स्ट्रा और क्या करेंगे, ये यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ समझने वाली है। अब जो लास्ट में हमको मिली है, शून्य निर्दिष्ट करने के बाद हमको पता चला कि अभी भी एक पंक्ति ऐसी है जिसको जीरो निर्दिष्ट नहीं हुआ है। इस तरह का जीरो निर्दिष्ट नहीं हुआ है जिसको जो क्या है, ब्रैकेट में बंद है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसी में करेंगे सारा जो जोल मेल करेंगे, इसी में करेंगे। सबसे पहले तो ऐसी पंक्ति या ऐसा स्तंभ देखो जिसमें सबसे ज़्यादा जीरो हो। सबसे पहले तो ऐसी पंक्ति या ऐसा स्तंभ देखो जिसमें सबसे ज़्यादा जीरो हो। तो देखो इस वाली पंक्ति में देखा तो 1 जीरो, इसमें देखा तो 1, इसमें देखा तो 3 जीरो है। ठीक है ना, इसमें देखा तो 3 जीरो, तो इसको क्या कर दो आप, डैश डैश डैश। इस वाली पंक्ति को क्या कर दो आप, डैश डैश डैश। कुल मिला के क्या करना है आपको, ऐसी इतनी लाइनें खींचनी है कि जो सारे जीरो है, कोई से भी जीरो हो, भली ब्रैकेट वाले हो या क्रॉस वाले, वो सारे क्या होने चाहिए, ढक जाने चाहिए। वो क्या क्या हो जाने चाहिए, ढक जाने चाहिए। ये सारी थ्योरी भी, ये वाली थ्योरी भी लिखी हुई है आपके सेकंड नंबर एग्जाम्पल में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन आप एक बार समझ लो। ठीक है ना। क्या करना है आपको कि यदि शून्य सारे को निर्दिष्ट नहीं हो रहे, मतलब सारे ब्रैकेट, सारी पंक्तियों में ब्रैकेट वाले जीरो नहीं आ रहे, तो अगली स्टेप क्या रहेगी, आपको इतनी लाइन, कम से कम लाइनें खींचनी है, डैश डैश वाली कम से कम खींचनी। इसलिए मैंने सबसे पहले देखा कि जीरो सबसे ज़्यादा कौन सी में है। ठीक है ना, इसलिए मैंने फिर, यदि आप ऐसा चेक नहीं करोगे तो ये क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा आपके लिए। आई चीज़ समझ में। तो सबसे पहले देखा कि इसमें 3 जीरो है, तो मैंने इसको डैश 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 कर दिया। और देखो इसमें भी एक ही जीरो है। अब स्तंभ देख लो आप, कि ये वाला स्तंभ देखोगे तो देखो इसमें 2 जीरो आ रहा है, तो इसको आपने क्या कर दिया, डैश डैश डैश। इस वाले स्तंभ में भी 2 जीरो आ रहा है, तो ये भी आपका क्या हो गया, डैश डैश डैश। अब देखो सारे जीरो टक गए क्या, नहीं टका, केवल एक जीरो और रह रहा है ये वाला। तो इसके लिए आप या तो स्तंभ से भी खींच सकते हो या पंक्ति से भी खींच सकते हो, जैसे मैं इस पंक्ति वाली खींच रहा हूँ। आई चीज़ समझ में, सारे जीरो टक गए। देखो ये भी इस डैश डैश की लाइन के नीचे आ जाने चाहिए सारे जीरो। तो आप देखो एक भी जीरो ऐसा नहीं बच रहा है जो बिना डैश की लाइन के हो। आई चीज़ समझ में। तो ये नेक्स्ट स्टेप चल रहा है, अभी ध्यान रखना है इसको आप। जब शून्य सभी को निर्दिष्ट नहीं हो पाते, तो ये वाली प्रोसेस करते हैं हम, कि ये डैश 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 वाली लाइनें खींचते हैं। और वो भी कैसे खींचते हैं कि अधिकतम जीरो, न्यूनतम लाइनें हो और सारे जीरो ढक जाए। न्यूनतम लाइनें मतलब जिस लाइन में अधिकतम जीरो हो उस लाइन को पहले डैश डैश करना है अपन को। बात ख़त्म। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, यहाँ तक आपको समझ में आया। ठीक है ना। अब देखो ये सारी चीज़ें वापस रिपीट तो नहीं कर सकता हूँ, आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हो। ठीक है ना। अब इस वाले स्टेप के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगी उसमें हम क्या करेंगे, देखो ये लाइनें खींची है, इसका मतलब क्या है, डैश डैश वाली लाइनों का मतलब, इनका क्या यूज़ होगा।
जो नेक्स्ट स्टेप आएगी, नेक्स्ट मैट्रिक्स जो बनेगी वो कैसे बनेगी, अब ये ध्यान रखो आप। अब देखो आपकी ये डैश डैश लाइनें जहाँ नहीं है, मतलब ऐसे अवयव जहाँ जिसके ऊपर क्या नहीं है, ये डैश डैश लाइनें नहीं है, मतलब विथआउट जीरो वाले। देखो ये वाली डैश लाइन खींची मैंने जीरो के लिए तो 4 भी इसके नीचे आ गया, इनको छोड़ दो। जिन पे लाइनें नहीं है तो देखो जैसे ये वाले डिजिट है, जैसे ये वाले डिजिट है, इनमें जिन पे डैश डैश नहीं है उनमें सबसे छोटा अवयव कौन सा है। जिन अवयवों के ऊपर डैश डैश लाइनें नहीं है उनमें सबसे छोटा अवयव कौन सा है, तो उनमें सबसे छोटा अवयव मुझे तो दिख रहा है ये एक। आई चीज़ समझ में कि जिनके ऊपर डैश डैश लाइनें नहीं है उनमें सबसे छोटा अवयव मुझे क्या दिख रहा है, ये एक। आ गई चीज़ समझ में। अब इस एक के माध्यम से हम नए मैट्रिक्स बनाएंगे, देखो कैसे। सबसे पहले तो लिख देता हूँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। देखो ये क्वेश्चन बड़े बड़े हैं तो थोड़ा आपको करना पड़ेगा एडजस्ट। सी डी ई, ठीक है ना। ये हमारी मैट्रिक्स बनेगी। अब किसके माध्यम से बनेगी, इस सबसे छोटे अवयव के माध्यम से। क्या करना है आपको, सुन लेना अच्छे से सब, आप सारे काम छोड़ के एक बार इस लाइन को सुन लो धीरे से, कि जो हमको ये लास्ट में ये क्या हुआ सबसे पहले कि जीरो सभी पंक्ति में ये ब्रैकेट वाले जीरो नहीं हुए, ठीक है। हमने दोनों तरफ से करके देख लिया, पंक्तियों के माध्यम से भी करके देख लिया, स्तंभ के माध्यम से भी करके देख लिया निर्दिष्ट जीरो को, लेकिन सबको ऐसा जीरो नहीं मिला जिसमें ब्रैकेट, सभी पंक्तियों को ऐसा जीरो नहीं मिला जिस पर ब्रैकेट बना हुआ है। तो फिर हमने क्या किया, डैश डैश लाइनें खींची। डैश डैश लाइनें किस हिसाब से खींचनी है, आपको सबसे पहले देखना है कि सबसे ज़्यादा जीरो कौन सी पंक्ति में है या कौन से स्तंभ में है, उसी के ऊपर डैश डैश खींचनी है। बाकी क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा, आप सोल्व करते करते थक जाओगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने चेक किया सबसे मैक्सिमम किस में है, तो 3 है इसमें, इसलिए सबसे पहले इसके ऊपर डैश खींची। फिर 3 थे, 3 वाली मैंने सभी कंप्लीट कर ली। फिर देखा कि इस स्तंभ में 2 है तो 2 के ऊपर खींच दी, इसमें भी 2 है तो 2 के ऊपर खींच दी। फिर लास्ट हमारे पास ये वाला जीरो बचा, इसमें आपको वो वाले जीरो भी ढकने हैं जिस पे क्रॉस लगा हुआ है, वो वाले जीरो भी ढकने हैं जिसको ब्रैकेट बना हुआ है। आई चीज़ समझ में। फिर ये वाला जीरो बचा था तो इसके लिए मैंने अलग से खींच दी। ज़रूरी नहीं कि आप ये वाली पंक्ति खींचो, आप ये वाला स्तंभ भी खींच सकते हो, आपके आंसर आ जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे आंसर। आई चीज़ समझ में, यहाँ तक कंप्लीट। फिर हमने क्या किया, फिर हमने ये पूछा कि जिस डिजिट के ऊपर ये डॉट डॉट लाइन नहीं है उसमें उन डिजिटों में सबसे छोटा डिजिट कौन सा है, तो ये एक मुझे लगा, सॉरी एक है, इसमें कौन सा डिजिट है, एक है। अब आपको क्या करना है, अब ध्यान से सुनो। अब ये डिजिट है सारा किस पे डिपेंड करता है, इस एक पे। जिन डिजिटों के ऊपर ये लाइन नहीं है डॉट डॉट, उनमें से आप क्या माइनस कर दोगे, एक माइनस कर दोगे। जिन डिजिट्स के ऊपर डॉट डॉट लाइन नहीं है उनमें से आप क्या माइनस कर दोगे, एक माइनस कर दोगे। 3 स्टेप यहाँ पे। जिनके ऊपर क्या नहीं है, देखो मैं लिख देता हूँ, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है, कि जिनके ऊपर डैश डैश नहीं है उनमें से तो क्या माइनस करेंगे, एक। जिनके ऊपर डैश डैश है वो क्या रहेंगे, एज इट इज़, जैसे कि है वैसे रहेंगे। और जहाँ पे ये वाली सिचुएशन आ रही है वहाँ पे क्या कर देंगे, +1। अब ये देखो ये वाली तो समझ में आई आपको, कि जहाँ नहीं है मतलब ये विदाउट डॉट वाले लाइन, वहाँ से हम क्या कर देंगे, एक माइनस करेंगे। एक ही क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे डॉट डॉट नहीं है उनमें सबसे छोटा अवयव कौन सा है, एक। जहाँ पे डॉट डॉट है मतलब जिनके ऊपर डॉट डॉट है उनमें क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, जैसा है वैसा ही रहने देंगे। और जहाँ पे ये वाली सिचुएशन बन रही है वहाँ पे हम +1 नहीं करेंगे, यहाँ पे -1 कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, +1। अब ये वाली सिचुएशन कहाँ बन रही है, ये वाली सिचुएशन देखो यहाँ बन रही है। मैंने यहाँ से भी एक लाइन खींची, मैंने यहाँ से भी एक लाइन खींची, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, एक सर्किल बन रहा है, कट कर रही है जहाँ लाइनें क्रॉस कर रही है। जैसे मैंने यहाँ से भी एक लाइन खींची, यहाँ से भी एक खींची, तो यहाँ पे भी क्या बन रहा है, एक सर्किल। जैसे ये वाली लाइन भी आ रही है, ये वाली भी आ रही है, तो यहाँ पे भी सर्किल बन रहा है, और यहाँ पे भी क्या बन रहा है, एक सर्किल। मतलब कितने सर्किल बन रहे हैं, 1 2 3 4, इस तरह से 4 सर्किल बन रहे हैं। इनमें क्या होगा, ये 1 क्या हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा। ये 1 कौन सा है, ये 1 ही है यहाँ पे। आई चीज़ समझ में। तो ये 3 स्टेप आपको क्या रहनी है, ध्यान रखनी है। कौन सी स्टेप ध्यान रखनी है, तीनों स्टेप है आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। आई चीज़ समझ में। अब मैं बनाता हूँ नई मैट्रिक्स। तो देखो क्या करेंगे हम,
सबसे पहले तो उनको लिख लेते हैं जिन पे ये डॉट डॉट लाइन नहीं है, उनमें से क्या कर देते हैं -1। बहुत लंबा क्वेश्चन जा रहा है। 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1, 9 में से 1 माइनस करेंगे तो 8। इनके ऊपर लाइन है, इनके ऊपर लाइन है, इसके ऊपर नहीं है, तो 8 में से 1 माइनस किया तो क्या आया 7। जगह मत चक जाना, ठीक है ना। 2 में से 1 गया तो 1, ये 1 में ये 1 भी है ना, ये इसी को तो लिया था। 1 में से 1 गया तो 0, ये डॉट 5 में से 1 गया तो 4। फिर डॉट कहाँ नहीं है, फिर डॉट यहाँ नहीं है। 3 में से 1 गया तो डी वाली लाइन में 2, 7 में से 1 गया तो 6, डॉट 5 में से 1 गया तो 4। फिर सब में क्या है, डॉट है, मतलब डॉट वाला प्रोग्राम हमारा क्या हो गया, सोल्व हो गया, ठीक है ना। ये मैंने लिखा 2 6 4, ठीक है। अब हमको क्या देखना है कि जिस पे डॉट है उसको क्या लिखना है, एज इट इज़। तो जिस पे डॉट है उसको एज इट इज़ लिख दो। कि देखो इसमें डॉट किस किस के ऊपर है, एक तो इसमें 0 पे 0 8, तो ये 0 8। सेकंड वाली पंक्ति में किस पे है, 6 0 6 0, ठीक है। ऐसे ही बात करें हम थर्ड वाली पंक्ति में, देखो थर्ड वाली पंक्ति में 0 है, 4 पे है। अब देखो यहाँ पे डॉट तो है, लेकिन यहाँ पे क्या बन रहा है, सर्किल बन रहा है, क्योंकि 2 लाइनें यहाँ पे क्रॉस कर रही है। तो क्रॉस करने की जगह क्या होता है, +1। क्रॉस की जगह क्या होगा, +1, ठीक है ना। तो आप डायरेक्ट साथ साथ में करते ही जाओ। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे +1 हो जाएगा तो 4। यहाँ पे 0 है, +1 हो जाएगा तो 1। और यहाँ पे 0 के ऊपर केवल डॉट ही है तो 0 का 0 ही रह जाएगा। फिर फोर्थ वाली पंक्ति में चलो, आप फोर्थ वाली पंक्ति में देखोगे तो यहाँ तक तो हमारा हो गया था। 0 के ऊपर कुछ नहीं है, डॉट लाइन है तो 0 का 0 ही आ जाएगा। 11 है तो 11 एज इट इज़ आ जाएंगी, बात ही ख़त्म। पाँचवीं पंक्ति में चलेंगे तो देखो क्या आएगा, 3 के ऊपर डॉट है 3 एज इट इज़, 0 के ऊपर डॉट है 0 एज इट इज़। यहाँ पे क्या बन रहा है, सर्किल बन रहा है। सर्किल बन रहा है तो 2 + 1 कितना आ जाएगा अपने पास, ये 2 ही था ना अपने पास, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, 2 ही है, ठीक है। तो 2 के ऊपर 2 + 1 कितना हो जाएगा अपने पास, 3। जैसे 1 + 1 कितना हो जाएगा अपने पास, 2। और 1 हमारा क्या रह जाएगा, एज इट इज़। इनमें हमने प्लस क्यों किया है, क्योंकि ये सर्किल बने हुए थे। तो ये हमारे पास नई मैट्रिक्स आ गई। अब जो वापस करेंगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे शून्य निर्दिष्ट वापस करेंगे। तो लेकिन इस तरह से हमको नई मैट्रिक्स लानी है। जब पहले वाली मैट्रिक्स में शून्य निर्दिष्ट नहीं हो पाते तो इस तरह से हमको नई मैट्रिक्स लानी है। अब वापस वो की वही चीज़ शून्य निर्दिष्टीकरण वाली, क्या करेंगे, सबसे पहले वाली पंक्ति में जाएंगे, 1 0 आ रहा है उसको ब्रैकेट में बंद करेंगे, उसके जस्ट नीचे 0 आ रहा है तो उसको क्रॉस करेंगे। फिर सेकंड वाली पंक्ति में जाएंगे, 2 0 आ रहा है छोड़ दो। थर्ड वाली पंक्ति में जाएंगे, 2 0 आ रहे हैं छोड़ दो। फोर्थ में एक ही 0 नहीं है, छोड़ दो। फिर बचा क्या अपने पास, ठीक है, इसमें 2 0 आ रहे हैं तो इसको छोड़ दो। इसमें 1 भी नहीं आ रहा है तो बात ही ख़त्म। इसमें कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो क्योंकि 1 क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि ये क्रॉस हो गया है, ठीक है ना। इसमें 1 आ रहा है, इसके ऊपर क्या ऐसा 1 0 आ रहा है तो इसको क्रॉस कर दिया मैंने। अब वापस एक बार वापस चेक कर लो, इसमें 1 आ रहा था उसको बंद कर दिया, इसमें 1 आ रहा है क्योंकि 1 तो क्रॉस हो गया, 1 ही बचा तो इसको हमने ब्रैकेट में बंद कर दिया। इसमें देखो 1 भी 0 2 0 आ रहे हैं, इसमें 1 भी नहीं है, इसमें 1 आ रहा था। अब क्या देखेंगे हम, स्तंभ, तो इसमें स्तंभ में देखेंगे तो 1 0 आ रहा है, इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया। इसके जस्ट सामने वाले का क्या कर दिया हमने, क्रॉस लगा दिया। फिर भी देखो क्या सभी पंक्तियों को 0 मिल गया, जो ब्रैकेट में बंद है इसको तो मिल गया, सेकंड वाली को भी मिल गया, थर्ड वाली को भी मिल गया, फोर्थ को नहीं मिला, फिफ्थ को मिल गया। मतलब वो की वही प्रॉब्लम वापस आ गई है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, वापस वो की वही चीज़ वापस करनी पड़ेगी, रिपीट। रिपीट मतलब वो का वही प्रोसेस हम रिपीट करेंगे, ठीक है ना। तो ये आपको अभी थोड़ा ऐसा लग रहा होगा, लेकिन इसको क्वेश्चन को आप जब 1 2 क्वेश्चन और करोगे तो आपको ये चीज़ें आसान लगने लग जाएगी। अब देखो क्या करते हैं, अब ये सभी को निर्दिष्ट नहीं हो रहा है 0, ये ब्रैकेट वाला। तो क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे ज़्यादा 0 कौन सी पंक्ति में आ रहा है या कौन से स्तंभ में आ रहा है। तो देखो इसमें 1 0 आ रहा है, इसमें 2, इसमें भी 2, इसमें 1, इसमें 1। यदि स्तंभ में देखें तो इसमें भी 2 आ रहे हैं, 2 1 1, ठीक है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि जैसे मैंने ये वाली पंक्ति ले ली, ठीक है, और मैंने क्या किया, ये वाला स्तंभ ले लिया, ये वाला स्तंभ भी ले लिया क्योंकि इसमें भी 2 0 थे। अब कौन सा 0 बचा मेरे पास, ये वाला, तो ये वाली ले लो आप। आ गई चीज़ समझ में।
तो ये हमको सारे जीरो हमने क्या कर दिया, ढक दिए। हमको क्या करना है, सारे जीरो ढकने हैं, ब्रैकेट वाले भी ढकने हैं, क्रॉस वाले भी ढकने हैं, सारे ढक दिए हमने। अब क्या करेंगे, वही बिना ढके में से सबसे छोटा डिजिट कौन सा दिख रहा है, तो आपको हमेशा एक ही दिख रहा है, यहाँ पे भी एक ही दिख रहा है। तो क्या करोगे कि जो बिना ढके उनमें से तो क्या कर देंगे, एक माइनस कर देंगे, जो ढके हुए हैं उनमें क्या करेंगे, एज इट इज़ रखेंगे। और जहाँ क्या बन रहा है, आपके सर्किल बन रहा है, जहाँ लाइनें क्या हो रही है, क्रॉस हो रही है एक दूसरे से, वहाँ क्या करेंगे, ऐड कर देंगे +1। आई बात समझ में? तो देखो नई सारणी बनाता हूँ मैं, नई मैट्रिक्स कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। इधर आ जाएगा अपने पास ABCDE। आई चीज़ समझ में? तो ये इस तरह से क्या हो जाएगा अपने पास। अब देखो जब मैं नई मैट्रिक्स बनाऊंगा तो क्या आएगा नई मैट्रिक्स में, आप बताना मुझे साथ साथ। इस फर्स्ट वाले में से एक माइनस किया 0, ये 8 आ जाएगा हमारा एज इट इज़, 0 भी हमारा एज इट इज़। इस 8 में से एक माइनस किया 7, 7 में से माइनस किया 6। सेकेंड वाली पंक्ति में चले, ये एक आएगा एज इट इज़। देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, सर्किल, क्योंकि ऊपर से भी लाइन आ रही है, इधर से भी लाइन आ रही है, तो 0 + 1 1 हो जाएगा। यहाँ पे भी सर्किल बन रहा है, 7 हो जाएगा। ये 0 एज इट इज़ रहेगा, ये 4 एज इट इज़ रहेगा। थर्ड वाली पंक्ति में चले तो ये 0 एज इट इज़ है, यहाँ पे सर्किल बन रहा है, क्रॉस हो रहा है, तो 4 1 + 5, यहाँ पे भी क्रॉस हो रहा है 5, ये 1 एज इट इज़ आ जाएगा, ये 0 एज इट इज़ आ जाएगा। जब फोर्थ वाली पंक्ति में चलेंगे तो ये 2 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्रॉस बन रहा है, नहीं बन रहा है, यहाँ पे केवल डॉट लाइन आ रही है, तो 6 का 6 रह जाएगा। यहाँ पे भी क्या रहेगा, 0 का 0, 11 में से 1 गया तो 10, 4 में से 1 गया तो 3। और फिफ्थ वाली पंक्ति में चलेंगे तो 3 में से 1 गया तो 2, ये 0 एज इट इज़ है, 3 एज इट इज़ है, ये 2 में से 1 गया तो 1 और ये 0। तो ये हमारी क्या हुई, नई मैट्रिक्स हमको मिली। अब वही क्या करना है, वापस शून्य निर्दिष्टीकरण, 2 0 आ रहे छोड़ दो, सेकेंड वाली पंक्ति में 1 0, ये डिब्बे में बंद। थर्ड वाली पंक्ति में 2 0, फोर्थ में 1 आ रहा है, ये डिब्बे में बंद, उसके जस्ट ऊपर वाले को क्रॉस। नीचे में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, बात ख़त्म। एक बार वापस चेक कर लो, फर्स्ट में देखूंगा तो 1 0 रह गया, तो इसको कर दो डिब्बे में बंद, इसके जस्ट नीचे वाले को लगा दो क्रॉस। सेकंड में आ गया, थर्ड में भी 1 ही 0 बचा, तो इसको डिब्बे में बंद, इसके नीचे वाले को क्रॉस। फोर्थ में 0 आ गया, फिफ्थ में बचा 1 ही, और बाकी इसके ऊपर नीचे है ही नहीं। क्या सभी को 0 मिल गए डिब्बे वाले, इसको मिल गया, 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 मतलब क्वेश्चन फिनिश। आई चीज़ समझ में? तो बस यही चीज़ आपको समझनी थी। ओके, तो अब देखो, अब आगे का क्या प्रोसेस रहता है कि ये हमारे पास क्या थे, सारे कार्य, और ये हमारे पास क्या थी, मशीन्स। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, इसमें आप क्या लिख सकते हो कि ए कार्य को कौन सी मशीन मिली, मतलब ए कार्य था, उसको करने के लिए कौन सी मशीन मिली अपन को, फर्स्ट मशीन। बी कार्य को करने के लिए कौन सी, देखो बी वाली पंक्ति में कौन सा स्तंभ आ रहा है, फोर्थ स्तंभ, तो ये कौन सा मिला अपन को, फोर्थ मशीन। सी कार्य को करने के लिए कौन सी मिली आपको, फिफ्थ मशीन। डी को करने के लिए कौन सी मिली आपको, थर्ड मशीन। और ई को करने के लिए आपको कौन सी मशीन मिली, देखो ई को करने कैसे चेक कर रहे हैं हम, देखो आपको समझ में तो आ रहा है ना कि ई वाली पंक्ति में ये जो 0 आ रहा है डिब्बे वाला, वो कौन से स्तंभ में है, तो ये अपने पास सेकंड वाले स्तंभ में, इसलिए इसको कौन सी मशीन मिली, सेकंड वाली। ये कौन सी मैट्रिक्स दी हुई थी हमको, लागत मैट्रिक्स। कौन सी दी हुई थी, लागत मैट्रिक्स। अब इनको तो लागत कहाँ से चेक करेंगे हम, चलेंगे हमारी पहली वाली मैट्रिक्स पे। कौन सी मैट्रिक्स पे चलेंगे, फर्स्ट वाली पे, और फर्स्ट वाली हमको कहाँ मिलेगी, क्वेश्चन में। तो मैं आपको डायरेक्ट बुक में बता देता हूँ, जैसे ये हमारी बुक है, ये हमारी सबसे पहली वाली मैट्रिक्स थी। तो अब इसमें देखो आप, सबसे पहले तो इस वाली मैट्रिक्स को देखो कि देखो ये वाला जो 0 है, इस पे कौन सी संख्या है, इस पे संख्या है 11, तो ये नंबर तो कौन से हो जाएंगे अपने 11, ये 11 आई। लागत की बात कर रहे हैं तो ये किस में आएगी, अभी मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। और सेकंड वाला क्या है आपके पास, बी में आपको कौन सा है, 4, तो बी में 4, ये बी है, इसमें 4 क्या है अपने पास, 6। ऐसे फर्स्ट वाली मैट्रिक्स से चेक करना है। ऐसे आप चेक करोगे तो सी में आपको क्या है, सी में आपको कौन सा चाहिए, सी में चाहिए आपको फिफ्थ, तो सी में फिफ्थ, ये सी है, और इसका फिफ्थ नंबर कौन सा है, 16।
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 16। ऐसे आप करते जाओगे तो ये इसमें आ जाएगा 17 और इसमें आ जाएगा आपके पास 10। तो टोटल ऐड करोगे तो कितना आ रहा है 60 रुपये न्यूनतम लागत। क्या है आपके 60 रुपये न्यूनतम लागत आपको आई चीज़ समझ में आपको कि आपको यहाँ पे क्या मिली 60 रुपये न्यूनतम लागत मिली। आई चीज़ समझ में। तो हमने 2 क्वेश्चन किए हमने अभी तक, एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2। तो इस पूरे वीडियो में हमने केवल 2 ही एग्जाम्पल किए, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2। लेकिन हमने पूरा दोनों का जो मेथड समझा है। एक में तो हमारे फर्स्ट टाइम में क्या मिल गए थे, सबको 0 मिल गया था। सेकंड में नहीं मिले, जिसके कारण हमने नेक्स्ट स्टेप यूज़ ली। ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है और ये चीज़ ध्यान में रखते हुए ही आपको क्या करना है, ये 2 क्वेश्चन को आसानी से सोल्व करना है। ठीक है, नोट्स के माध्यम से जो मैं आपको PDF अभी भेजने वाला हूँ वीडियो के साथ ही, प्लस एग्ज़ाम्पल नंबर 3, एग्ज़ाम्पल नंबर 4 और एग्ज़ाम्पल नंबर 5। ठीक है ना। ये तीनों एग्ज़ाम्पल भी आपको ही सोल्व करने हैं। कौन कौन से करने हैं, एग्ज़ाम्पल नंबर 3, एग्ज़ाम्पल नंबर 4, एग्ज़ाम्पल नंबर 5। ये मैं आपको वीडियो में नहीं कराऊंगा, ये आपको PDF में मिल जाएंगे और सेम टू सेम जो हमने क्वेश्चन किए ये सही। बस आप एक काम ज़रूर करना कि बुक लेना, बुक में एक बार क्वेश्चन ज़रूर रीड करना, ये काम आपको ज़रूर करना है। आई चीज़ समझ में। इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा चेंजेस है, क्या चेंजेस है वो आपको नोट्स के माध्यम से समझ में आ जाएगा। आप ध्यान से पढ़ना है, आपको कहाँ चेंजेस करने हैं वो आपको नोट्स के माध्यम से। इस वाले क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करना है, तब जाके आपको ये चीज़ समझ में आएगी और नोट्स के माध्यम से आपको इसका सॉल्यूशन भी समझ में आ जाएगा। बस थोड़ा सा माइनर चेंजेस है और कुछ नहीं है। ठीक है, ये आपको समझ में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6 और एग्जाम्पल नंबर 7, और तब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इनमें भी बस मुझे कंसेप्ट बताना है, आगे का प्रोसेस आप ही को करना है। तो इस वाले चैप्टर में या इस वाले पेपर की बात करूँ तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी ज़्यादा कीजिए। ठीक है ना, मेरे पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रह सकते हो, मैं केवल आपको कंसेप्ट बता सकता हूँ। मेहनत प्रैक्टिस आपको ही करनी पड़ेगी। ओके, थैंक यू और गुड नाइट। गुड नाइट क्या है, अभी तो वीडियो एडिट करना है, अपलोड करना है, बहुत टाइम लगेगा। ओके, थैंक यू, बाय।